इंडिया में जो है एजुकेशन में भी एक ट्रेंड चलता है। भारत एजुकेशन को लेकर कभी स्टेबल उतने अच्छे से नहीं हो पाया। हमारे मोहल्ले में 4 डॉक्टर बन गए तो हम डॉक्टर बनाने की लकली, मतलब हमारे यहाँ मोहल्लों से ट्रेंड चालू होता है और मोहल्लों पे खत्म हो जाता है। समाज में युवाओं को बुजुर्गों से क्या सीखना चाहिए? आज के समय एक जनरेशन गैप ने बुजुर्गों को अकेलेपन का शिकार कर दिया, जबकि एक बुजुर्ग का सबसे बड़ा मित्र, घर में अगर दादा दादी होते हैं ना, हाँ। तो उसका सबसे बड़ा मित्र उसका नाती पोता होता है। नाती पोता। युवाओं ने केवल धर्म के मंदिरों को रील तक सीमित कर दिया है, जहां गालों में तिलक लगाकर तो वो एक तरफ रील बनाता है, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कार्य करता है। तो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत भागते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे एक चीज बात कहूंगा कि सरकारी जॉब में कहीं ना कहीं पावर तो मुझे ऐसी लगता है कि आज के समय लोग इसलिए चाहते हैं एक अच्छी शादी हो जाए, एक अच्छा दहेज मिल जाए। आज के समय सरकारी जो लड़के हैं नौकरी में लगे हुए हैं, उनकी बोली लग रही है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे यहाँ एजुकेशन है स्टार्टिंग से ही, उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हैं कंपेयर टू चाइना? देखते हैं हम वहाँ जो एजुकेशन है, बोलते हैं कि उधर की एजुकेशन में और हम अभी बहुत पीछे हैं। क्या है, फॉरेन एजुकेशन में अगर सिस्टम में चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया जाता है। हाँ, भारत में भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर उस सिस्टम को लागू नहीं किया गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की कोशिशें हैं। जैसे चाइना में जब बच्चा पढ़ता है तो उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाता है, बच्चों को एनजीओज़ के साथ जोड़ा जाता है, बच्चे उन एनजीओज़ पे जाते हैं और अपने जो उनकी इच्छाएं हैं उनको बताते हैं कि हम ये इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। वहाँ के एनजीओ उनको चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, जैसे रोबोटिक्स के लिए, ड्रोन बनाने के लिए। आज हम देख सकते हैं चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि चाइना के बच्चे वहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं। इंडिया में बच्चा केवल परसेंटेज ओरिएंटेड स्टडी करता है, वही है, क्योंकि उसको पड़ोसी को बताना होता है कि हमारी परसेंटेज 90 आई है। पड़ोसी खुश हो जाता, ज़्यादा चिंतित रहता है कितने नंबर आए कि नहीं आए। हम सिर्फ मार्क्स के पीछे जा रहे हैं। इंडिया में केवल 12वीं तक उसको ये भी नहीं पता होता कि हम 10वीं में जो पढ़ रही है हमारी यूपीएससी में क्या काम आएगा, एसएससी में क्या काम आएगा, रेलवे में क्या काम। उसको केवल ये मतलब है कि हमारी फोटो लग जाए, हमारे पड़ोसी हमारी तारीफ करने लगे, हाँ, मार्क्स आ जाए। हमारे माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं, नंबर आ जाते हैं, तो बस इतना ही है कहानी। शायद आपने सुना होगा कि सागर में एक पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे के शायद 12th में फेल हो गया था, तो उन्होंने मिठाई बांटी थी इसलिए कि हमारा बच्चा डिमोरलाइज ना हो, और अगले साल वो पास भी हो गया था। तो ऐसा नहीं है, माता पिता को बच्चों को परसेंटेज ओरिएंटेड स्टडी से हटा के थोड़ा सा फ्यूचर और स्किल ओरिएंटेड स्टडी को डालना चाहिए। तो गवर्नमेंट की भी कोशिश है, लेकिन पेरेंट्स को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कौन सा गैप लगता है आपको जो फुलफिल होने की अभी ज़रूरत है? बहुत सारे गैप हैं। क्या है, आज के समय मैं ये कहूँगा एजुकेशन केवल और केवल टीचर की जवाबदारी नहीं है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आज के समय मैक्सिमम पेरेंट्स केवल अपने कमाने में लगे हुए हैं। हाँ। वो बच्चों को कोचिंग टीचर और स्कूल टीचर के भरोसे छोड़ देते हैं। उनकी कोशिश नहीं रहती बच्चा किस दिशा में जा रहा है, और मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा गैप है जहाँ पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे आगे लेके जाएं। उन्हें पता ही नहीं होता ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं नॉलेजेबल होना चाहिए, तब वो बच्चों के स्किल पे अच्छा काम कर पाए। अब कोचिंग की बात हुई अभी, जैसे बोलते हैं कि चाइना में कहीं उधर कोचिंग कल्चर है ही नहीं, उधर स्कूल में ही उन्हें इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। हाँ, कि उधर कोचिंग का कल्चर ही नहीं है। और इंडिया में कोचिंग का कल्चर ऐसा है कि स्कूल आप मत जाओ लेकिन कोचिंग आप जाओ, या स्कूल्स में भी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका भी सबसे पहले ये कि आपको कोचिंग भी आना पड़ेगा। नहीं, सबसे बड़ी अपने क्षेत्र में बुंदेलखंड में तो ये समस्या हाँ है कि स्कूल का टीचर स्कूल में कुछ पढ़ाना नहीं चाहता, वो कोचिंग बुलाता है। वो चाहता है कि कोचिंग में आओ, तो जो बच्चे कोचिंग आते हैं उनको नंबर ज़्यादा देता है। हाँ। और ये पार्शियलिटी करता है, जो अपनी सबसे ज़्यादा क्रेडिट को गिरा रहा है टीचर। कहीं ना कहीं ऐसे टीचर तो इतिहास में कभी नहीं रहे जो आज हमारे बुंदेलखंड में देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हमें बदलाव लाना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए इसको लेकर। बच्चों को कोचिंग की आदत क्यों डालो? स्कूल एक सफिशिएंट टाइम है, उसमें पढ़ना चाहिए, वो बाकी टाइम उनको अपने और स्किल्स पे काम करना चाहिए, जिससे उनकी डाइवर्सिटी बढ़े। अभी लेकिन वो है ना, स्कूल टाइम वो अलग है, साथ में जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोचिंग्स लोग अलग से आ रहे हैं, बिल्कुल, उसमें अलग से पैसा लगा रहे हैं।
तो अब उतना टाइम ही नहीं बचता कि आप स्किल्स पे काम कर पाओ या आप और कोई एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर पाओ, तो इतना टाइम ही नहीं बचता स्टूडेंट्स के पास में फिर। और फिर फिजिकली भी आप देखते हो वो वीक हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ एजुकेशन एक बोझ नहीं है जो हमारे क्षेत्र में बना हुआ है। एजुकेशन एक एंजॉय है और बच्चों को उस एंजॉयमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीचर का काम होता है केवल सब्जेक्ट के प्रति बच्चे का इंटरेस्ट जागरूक करना, ऑटोमेटिकली बच्चा उसको पढ़ लेता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं आप एक टीचर नहीं हो। आप बच्चे के अंदर अगर वो जागरूकता जन्म नहीं ला पाए तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये टीचर की बहुत बड़ी कमी है। जो भी एजुकेशन अभी है ये हमें नौकर बना रही है। कोई भी स्कूल जाते हो आप या कॉलेज भी देखते हो तो एक ही मोटिव है, जॉब। जॉब का मतलब नौकरी, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब भी कर मतलब, लेकिन ऐसा अपने यहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जाता है ना स्कूल में ना कॉलेज में कि आप किसी चीज़ के मालिक बन रहे हो। वो मार्क्स के लिए पढ़ाएंगे आपको और नौकरी के पीछे भाग रहे हो आप। देखो, मैं आज की स्थिति में ये देखूं कि हमारे देश में अपने पैरों पे खड़ा होना मतलब जॉब करना, और खास तौर पे सरकारी जॉब करना। अपने क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा लगता है उस व्यक्ति ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत ली, दुनिया की सबसे बड़ी जंग उसने जीत ली। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है कि सरकार प्रयास कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स लाई है जिससे बच्चों को केवल नौकरी पाने नहीं, नौकरी देने के कैपेबल बना रही है। जैसे आज हमारी एक स्टार्टअप स्कीम है, स्टैंड अप योजना है। स्टैंड अप योजना की खासियत अगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें आदिवासियों और महिलाओं को भी उद्योगपति बनाने की योजना है। अच्छा, तो अब बच्चियों से भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको केवल टीचर बनना है, आपको ये बनना है, आप उद्योगपति बनिए। बहुत सारी महिलाएं आज स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दे रही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, शिक्षा से इंसान एक डेवलप होता है, मेंटली डेवलप होता है और वो एक वृहद क्षेत्र में आगे काम कर सकता है। उसको केवल एक संकुचित एक छोटे नौकरी जैसे क्षेत्र में जाकर काम करने का केवल बाध्यता नहीं। आज आप सरकार की एक योजना देखेंगे, मुद्रा योजना, कितने बच्चे लोन लेकर आज उद्योग खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधर रही है अब देखा जाए। लेकिन इंडिया में सरकारी जॉब का एक अलग ही ट्रेंड रहता है। मतलब अगर आप देखते हो जॉब की बात करते हो, जबकि प्राइवेट सेक्टर में लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बिल्कुल, बट उसका जो एक होता है ना क्या वैल्यूज, बिल्कुल, तो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं आपसे एक चीज बात कहूँगा कि सरकारी जॉब में कहीं ना कहीं पावर तो है। हाँ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देखेंगे, IAS, IPS, SDM, तो इनके पास पावर है। और ऐसे लोग जिनके अंदर वाकई लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो सरकार की अच्छी अच्छी योजनाओं को इन बड़े बड़े सरकारी पदों के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करा पाते हैं। लेकिन ये कहने में जितना अच्छा लग रहा है उतना रियल में बहुत कम होता है। तो सरकारी जॉब मुझे ऐसी लगता है कि आज के समय लोग इसलिए चाहते हैं एक अच्छी शादी हो जाए, एक अच्छा दहेज मिल जाए। आज के समय सरकारी जो लड़के हैं नौकरी में लगे हुए हैं उनकी बोली लग रही है उनके लिए अलग से तो बुंदेलखंड तो उसी के लिए पसंद है। हाँ। और कहीं ना कहीं प्राइवेट लड़के को कमज़ोर समझा जाता है। ऐसा नहीं है, जबकि प्राइवेट जो लड़का होता है वो कंटिन्यूसली अपने स्किल पे काम कर रहा है, सिस्टम के हिसाब से डेली अप टू डेट है। लेकिन सरकारी को नौकरी नहीं कहूँगा मैं, सरकारी दामाद कहूँगा। एक बार पहुँचने के बाद अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत। मतलब सरकारी नौकरी लग गई तो शादी होना तय है और अच्छा दहेज मिलना भी। अच्छा दहेज मिलना तय है। यही मुझे सबसे बड़ी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की इच्छा लगती है लोगों की कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी में आ जाए। जैसे आपने देखा होगा पहले में और अब में, जब लोग कम एजुकेटेड थे तब रोजगार ज़्यादा था, बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट जो है लोग कम थे। अभी लेकिन आप देखते हो जैसे जैसे जितने लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं उतना रोजगार कम हो रहा है। तो इसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? देखिए, दुनिया में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। आज इंडिया भी पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं चाइना को बीट कर देगा। बिल्कुल बीट करने ही वाला है। लग तो ऐसा रहा है। हाँ। इतने बड़े दुनिया में सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ रहे हैं। हम अपने देश में देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारी लोग अपने काम को करने के प्रति जो मक्कारी दिखा रहे थे, आज सरकार ने भी कोशिश करी है प्राइवेटाइजेशन की, जिसके माध्यम से हम जनता को अच्छी सर्विस दे सकें, जिससे सरकारी जॉब्स आज कम हुई हैं। और बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो इंटरनेट ओरिएंटेड हो गई हैं। कहीं ना कहीं लोगों को हम सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना चालू कर दिए। जैसे बैंकिंग सेवाएं मोस्ट ऑफ दम देख सकते हैं कि ऑनलाइन हो गई हैं, जहां बीच में बिचौलियों की कमी हो रही है।
कोई बीच में इस प्रकार के लोग नहीं हैं जो लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर सकें। तो सरकार का भी लगातार प्रयास है कि प्राइवेटाइजेशन पर बल देना और सरकारी स्तर को केवल वहीं तक रखना, सीमित रखना जहाँ से वो नियंत्रण रख पाए। आप इंडिया को फ्यूचर में कहाँ देखते हो? मैं इंडिया की वर्तमान स्थिति में जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। इंडिया एक ग्लोबल मार्केट के रूप में उभर रहा है। आज इंडिया डिफेंस फील्ड से लेके स्पेस फील्ड में इसरो, डिफेंस में DRDO, HAL और बहुत सारे ऐसे युवा जिनको नौकरियां नहीं मिली वो आज बड़े बड़े उद्योगपति और उद्यमी बनने की क्रम में प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा देश एक स्टार्टअप का देश है। बहुत सारे युवा हैं जो स्टार्टअप को लेकर अपना काम कर रहे हैं। इस बात से खुशी होती है कि भविष्य में हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा जो पूरी दुनिया की डिमांड को फुलफिल करने में अपना योगदान दे सकता है। और मैं अपने युवाओं से इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जिनको लगता है कि नौकरियाँ उनके बस की अगर नहीं है, अगर पैशन है तो बिल्कुल आप सिविल सर्विस की तरफ जाइए, लेकिन अगर मजबूरियाँ, नौकरी के अलावा भी रास्ते बहुत सारे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं के बाद नंबर कम आने पर, नीट न निकलने पर आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो केवल अपने जीवन में जीने की ज़रूरत है। शिद्दत से जिए। इतने मौके हैं, इतने संसाधन हैं कि आप जीवन में कभी हार नहीं सकते। बस रास्तों को खोजिए। एक जो कुएं में घुसे हुए हो उससे बाहर निकलने का क्या करिए, प्रयास करिए। जब मेढक बाहर निकलता है तो उसको आसमान दिखता है। तो मैं अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे युवा अपना दिल मजबूत करके रखे। संसाधनों की कमी देश में नहीं है। और भारत भविष्य में विश्वगुरु बन के उभरेगा और निश्चित ही दुनिया को एक ऐसा संदेश देगा कि भारत के बिना दुनिया का संचालन नहीं हो सकता है। इंडिया में जो है एजुकेशन में भी एक ट्रेंड चलता है। जैसे एक टाइम था जब इंजीनियरिंग का बहुत ट्रेंड था, है ना, फिर डॉक्टरी का, ऐसे ट्रेंड्स के ऊपर चलता है। ऐसा क्यों होता है अपने पास? मुझे मेरे अनुभव से ये लगता है कि भारत एजुकेशन को लेकर कभी स्टेबल उतने अच्छे से नहीं हो पाया कि बच्चों के लिए लाइन क्लियर हो। हम कहीं ना कहीं दूसरे को देख के कर रहे हैं। बिल्कुल। ट्रेंड्स का मतलब वही होता है ना कि देखा हमारे मोहल्ले में 4 इंजीनियर बन गए, वही तो हमने बच्चे को इंजीनियर बनाने की इच्छा रख ली। हमारे मोहल्ले में 4 डॉक्टर बन गए तो हम डॉक्टर बनाने की रख ली। मतलब हमारे यहाँ मोहल्लों से ट्रेंड चालू होता है और मोहल्लों पे ख़त्म हो जाता है। जबकि हम एक ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हर फील्ड में कहीं ना कहीं जॉब्स हैं। हमको बच्चों को सोशल एजुकेशन से भी जोड़ना चाहिए। जैसे एक MSW आपने सुना होगा, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उसमें भी जॉब्स निकलती हैं। बहुत सारी फील्ड है। माता पिता की अवेयरनेस की जो कमी है, जिस कारण बच्चे लाइन अपनी जो है वो बहुत सीमित स्तर पर सोच पाते हैं। वही जो किसी और ने किया वो उन्हें देख के उसको भी वही कराना चाहते हैं। तो वो गलती मैं बच्चों की ना कह के उन माँ बाप की कहूँगा जिनको थोड़ा सा अवेयरनेस उतनी अच्छी नहीं है। जैसे हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं या पढ़ते हैं या उनके इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, आप एक चीज़ आपको बहुत कॉमन मिलेगी, वो हमेशा सजेस्ट करते हैं बुक्स पढ़ने को। तो बुक्स में ऐसा क्या है? इंसान के बहुत सारे मन में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर केवल उसको किताबें ही ऐसी एक साधन है जहां से मिल सकता है। भारत में इतने सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। हमने सुना है कि अर्जुन जब व्यथित थे कुरुक्षेत्र में, तब कृष्ण वो पुस्तक बन के उनके सामने खड़े थे जो उनके मन के द्वंद्वों को दूर कर रहे थे, उनके प्रश्नों का अंत कर रहे थे। जब अर्जुन कह रहे थे कि मैं कैसे इन पर वार करूं, ये तो मेरे अपने हैं, तब कृष्ण उन्हें बता रहे थे कि ये हैं तो अपने, लेकिन इनके दिल, इनके दिमाग किस तरीके से तुम्हारे जो अधिकार हैं उनको छीन रहे हैं। तो उनके प्रश्नों का उत्तर कृष्ण की उस वाणी ने किया था जिसको हम गीता में देखते हैं। इसलिए हमको हमेशा पुस्तकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पुस्तकें इंसान के मन के उस भाग तक पहुंच जाती हैं जहां तक हो सकता है किसी की वाणी ना पहुंच पाए। क्योंकि इंसान जब पुस्तक पढ़ता है मन से और लगाव से, तो हृदय के और तंत्रिकाओं के एक एक भाग तक उनके शब्दों को पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा, कितनी भी ये किंडल की दुनिया आ गई है, कितनी भी ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया आ गई है,
लेकिन पुस्तकें हमेशा उसकी जीवन साथी होना चाहिए। और मैं हर व्यक्ति से कहूँगा उसको रामचरितमानस, गीता और हमारे शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जो उसके जीवन के सभी प्रकार के द्वंद्वों का अंत करने वाली। स्वामी विवेकानंद जी को बहुत लोग पढ़ते हैं। किसी और की लाइफ के एक्सपीरियंस को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जब हम किसी विचारक को पढ़ते हैं, किसी महान व्यक्ति को पढ़ते हैं, उसके चरित्र को पढ़ते हैं, तो उसके चरित्र को पढ़कर हमको महसूस होता है कि कुछ उसके गुण हमसे मिलते हैं। हाँ, रिलेट कर पाते हैं। वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं हमको। जैसे स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में कैसे जिए, हमने उनको पढ़ा, हमको लगा यार ऐसे तो हम भी हैं, तो उससे हमारा भी मन करता है कि यार नहीं यार, जब वो महान बन सकते तो हम भी महान बन सकते हैं। तो उनको पढ़ के हमारे मन में कहीं ना कहीं जो भ्रम है वो दूर होता है, और हम अपने अंदर छिपे हुए महामानव को पहचान पाते हैं कि हम भी उस महापुरुष, हम लोग पुरुष हैं, वो महापुरुष हैं, वो महापुरुष हैं, लेकिन उनके चरित्र को पढ़कर हम भी अपने अंदर छिपे हुए महापुरुष को पहचान सकते हैं। निश्चित। समाज में युवाओं को बुजुर्गों से क्या सीखना? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बुजुर्ग हर घर में ज्ञान की एक खान के रूप में, आप ये मान के चलिए कि युवाओं को कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय अपने घर में, यदि बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। घर में दादा दादी नहीं है तो आस पड़ोस के बुजुर्गों के साथ बैठकर, क्योंकि बुजुर्गों का बच्चों के साथ लगाव रहता है। बुजुर्ग अपनी जीवन यात्रा में जिन कष्टों को उन्होंने सहा है, जिन समस्याओं को महसूस किया है, उनसे वो उनको अवगत करा सकते हैं। और अगर हमको पता चल जाए कि हम इस रोड पे जा रहे हैं और आगे स्पीड ब्रेकर है, तो बुजुर्ग वो हमको स्पीड ब्रेकर बताने वाला होता है। अगर पहले से हम सचेत हो जाएंगे तो वहाँ हमारी गाड़ी बाउंस नहीं करेगी। तो ये मान के चलिए कि युवाओं को बहुत कुछ सीखना चाहिए बुजुर्गों से। आज के समय एक जनरेशन गैप ने बुजुर्गों को अकेलेपन का शिकार कर दिया है, जबकि एक बुजुर्ग का सबसे बड़ा मित्र, एक घर में अगर दादा दादी होते हैं ना, हाँ, तो उसका सबसे बड़ा मित्र उसका नाती पोता होता है। नाती पोता जो भी है, उनसे मिलके जो उनको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन आजकल के नाती पोतों को दादा दादी से मिलके उतनी आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए मैं सभी बच्चों को, युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि अपने दादा दादी, अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, उनके अनुभवों को सीखें, जिनसे निश्चित ही उनका जीवन उन्हीं स्पीड ब्रेकरों की जानकारी पहले प्राप्त कर लेगा जो उनके भविष्य में आने वाले हैं। जैसे आज के समय हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा जीवन में कुछ प्राप्त कर रहे हैं, शादी विवाह के जीवन में जा रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। आप सोचो उन बुजुर्गों ने कैसे कैसे अपनी पत्नियों को साइकिल में खींच के पूरा जीवन निकाल दिया, वो हम कार में भी ले जाकर उनके साथ। स्थितियाँ ये हो रही हैं कि आज पत्नियाँ अपने हस्बैंड्स को छोड़ रही हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, मार रही हैं या काट रहे हैं। ये स्थितियाँ बेकार है, लेकिन बुजुर्ग हमको सहन शक्ति को देने वाले हैं, और निश्चित ही वो हमको समाज में एक इंसान कैसे बनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे एडजस्ट करना चाहिए सिखाते। जैसे अभी आपने बात की कि पहले का जो टाइम था, डिवोर्स केसेस अभी बहुत बढ़ गए। अभी जैसे वो इंदौर कपल केस हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते हो आप? उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखो, मैं ये कहूँगा कि ये अज्ञानी लोग हैं। हमारे यहाँ तो रामायण में बताया गया है कि जब सीता जी का विवाह हुआ तो उन्होंने राम से एक वचन मांगा था, और राम से वो वचन था कि एक पत्नी व्रत का वचन। तो जीवन में जिस कन्या से हमारा विवाह हो गया तो वही हमारी जीवन संगनी है। दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, और उसी को, जिसको परिणय सूत्र में बांध लिया, जिसको वचन दे दिए, जैसी भी है उसको अपने साथ लेके चलना चाहिए। हर स्तर पर उसके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। हमको रामायण ये नहीं सिखाती कि हमको किसी को छोड़ देना चाहिए, किसी को मार देना चाहिए। तो मुझे बहुत कष्ट होता है ये सुन के। इससे आजकल युवाओं में शादी के प्रति एक डर और एक भय का माहौल भी बन रहा है, बहुत तेज। कई तो युवा कह रहे हैं कि अच्छे हैं हम जैसे हैं, हमको नहीं करना। वो ये नहीं था कि बोले लव मैरिज कर रहे हैं तब भी ये हो रहा, अरेंज कर रहे हैं तब भी ये हो रहा, मतलब टोटल डर का माहौल। इसको मैं ये कहना चाहिए कि हमारे अंदर एडजस्ट का माहौल नहीं है। हमको हर स्थितियां परिस्थितियां का कोई ना कोई, देखो जीवन है, जीवन में कई कष्ट आते हैं, हर स्थिति परिस्थिति आती है, लेकिन हर परिस्थिति का उपाय संभव है। यदि आप शिक्षित हो, आप योग्य हो, तो आप हर समस्या का समाधान ढूंढ लोगे। जैसे आप देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
हमारे यहाँ पे जो भी होता है, इसमें कहीं ना कहीं जो ये कास्ट वाला है आरक्षण का, तो ये खत्म होना चाहिए अब या नहीं, इस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं आरक्षण का पूर्ण रूप से समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी जातियाँ हैं जैसे एसटी कम्युनिटी, और ख़ास तौर पे उस पर भी कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो बहुत पिछड़ी हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण आवश्यक है। लेकिन आरक्षण के स्तर निश्चित होने चाहिए। यदि किसी बच्चे को शिक्षा में आरक्षण एक बार दे दिया गया है तो उसको नौकरी में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ एक इतनी वोट की राजनीति की व्यवस्था है जिसमें हर स्तर पर बच्चे को आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के मध्य कहीं ना कहीं एक सामाजिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ में भी तो बाधा है। बिल्कुल, आप एक कम नंबर वाले के बच्चे को लेकर और एक अच्छे नंबर वाले बच्चे को निकाल दोगे तो वो तो उसकी और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ में तो अंतर रहेगा। और कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि हम अपने टैलेंट को खो रहे हैं। टैलेंट प्राइवेट जॉब्स में जा रहा है जब उसको गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की इफिशियंसी कम होना भी आरक्षण एक बहुत बड़ा कारण हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको ये फ्यूचर में जो है वो? नहीं, भविष्य में तो मैं ये मानता हूँ कि शायद सरकारी जॉब्स जो रहेंगी वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक सीमित हो जाएंगी, तो फिर आरक्षण को भी प्रावधान समझ में नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में तो केवल क्वालिटी ही इंपॉर्टेंट है, स्किल इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ आरक्षण काम नहीं करेगा। युवाओं का धर्म और धार्मिक स्थानों के प्रति रुझान बहुत बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? मेरे अनुसार युवा शक्ति यदि धर्म की तरफ बढ़ रही है तो मैं इसका समर्थक हूँ, लेकिन वो धर्म के मूल मंत्र तक भी बढ़े। वो धार्मिक स्थानों में तो पहुंच रही है। आज हम देख रहे हैं खाटू श्याम हो गया, वृंदावन हो गया, केदारनाथ हो गया, पंच केदार हो गया, तुंगनाथ टेम्पल तक युवा पहुंच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को धर्म के अंदर छिपे हुए विचारों तक भी पहुंचना चाहिए, जो उसको एक महापुरुष बनाने में योगदान देंगे, एक सौहार्दपूर्ण जीवन जीने में मदद करेंगे। धर्म युवाओं को यही संदेश देता है कि युवा शक्तिमान बने, शक्तिशाली बने, लेकिन युवाओं ने केवल धर्म के मंदिरों को रील तक सीमित कर दिया है, जहां गालों में तिलक लगाकर तो वो एक तरफ रील बनाता है, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कार्य करता है कि जो समाज में जिनकी चर्चा भी ना हो। तो युवाओं को कहीं ना कहीं धार्मिक स्थानों के प्रति समर्पण की बात अच्छी है, लेकिन उससे सिद्धांतों पर भी बल देना चाहिए, जिससे जो ईश्वर ने मार्ग बताए हैं उन मार्ग का अनुसरण भी करना चाहिए, केवल उसको रीलों तक सीमित नहीं करना चाहिए। आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया है। धर्म का धंधा नहीं बनाना चाहिए, जबकि धर्म को आत्मीय रूप से आत्मसात करना चाहिए, तो युवा वास्तविक रूप से धर्म से जुड़ पाएगा और निश्चित ही भारत विश्व गुरु बन पाएगा। और आज के पॉडकास्ट का कैसा अनुभव रहा आपका? बिल्कुल, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग आपके पॉडकास्ट में आएँ, अपने अनुभवों को शेयर करें, और मैं आपकी ऑडियंस को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऑडियंस भी आपको खूब सपोर्ट करे। ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिसमें ये लोग आप तक अच्छे अच्छे चेहरों को आपके सामने लाएं और उनके अनुभव आप तक पहुँचाएँ, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।